हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जो कि एक मल्टीनेशनल स्टॉक है और एक अमेरिकन कंपनी है विद एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है इंजीनियरिंग स्पेस में, कैपिटल गुड स्पेस में, ऑटोमेशन स्पेस में, आप जैसा भी बोलना चाहें उसको, राइट। और बड़ा कॉन्ग्लोमरेट, जैसा मैंने बोला, $145 बिलियन का उनका ऑलमोस्ट मार्केट कैप है, तो काफी बड़ी कंपनी है। और ऑलमोस्ट आई थिंक $30 बिलियन प्लस का वो कंसिस्टेंटली रेवेन्यू जो है उनका देते हैं साल में, राइट। तो एक काफी बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है जिसका ये पार्ट है और 75% उनका स्टेक है इस कंपनी में, ठीक है। तो इसका रिव्यू जब हम करेंगे तो एक तो आपको थोड़ा कैपिटल गुड्स और ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग स्पेस के बारे में थोड़ा समझ आएगा। लास्ट हमने जब इन एनालिसिस एबीबी इंडिया का किया था तो वो थोड़ा सा सिमिलर एक टाइप ऑफ आप कह सकते हैं कि स्पेस में है, राइट। और इसमें ये भी हमें चीज समझ आएगी कि आप एक एमएनसी का जब हम एनालिसिस करते हैं, राइट, तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या रेड मार्क्स हमारे वहां पर होने चाहिए, रेड फ्लैग्स आई वुड से, ठीक है, जो होने चाहिए। तो उसके बारे में भी यहाँ पर आप जरूर ध्यान दीजिए, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन एक डिटेल में होगा, ठीक है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। इस पार्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है इस एनालिसिस को। तो फर्स्ट एनालिसिस हम एंटरप्राइज, इंडस्ट्री और गवर्नेंस में बात करेंगे और सेकंड में फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन के बारे में भी बात करेंगे। वैल्यूएशन आपको पता है कि एक एक्सपेंसिव कंपनी है, नॉट एवरीवन कैन नॉट बाय इट, ऑलमोस्ट आई थिंक 45,000 रुपीज का स्टॉक है, राइट। तो उसके बारे में भी देखेंगे कि क्या उसका उससे हम मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूं कि एक कंपनी जो है एक काफी बड़ा प्रोसेस ऑटोमेशन में एक बड़ा प्लेयर है। प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में भी जब मैं इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा तो आपको काफी अच्छे से समझाऊंगा, राइट। बिल्डिंग ऑटोमेशन और हैज बिल्ट है ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस बिजनेस, ठीक है। और जो भी उनका जो हनीवेल इंटरनेशनल, जो मैंने बोला पेरेंट कंपनी है, ठीक है ना, उसके थॉट जो वो करते हैं उस हिसाब से ही ये सर्विसेज यहाँ पर देते हैं। और काफी सारी पेरेंट की जो अपनी एक्सपर्टीज है प्रोसेस ऑटोमेशन में, राइट, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में, और आई वुड से कि इवन क्या कहते हैं ओवरऑल एक ऑटोमेशन स्पेस में, तो वहां पर ये उसका एक्सपर्टीज यूज करते हैं। मार्केट लीडरशिप है इनके डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस स्पेस में विद द रिफाइनरी सेगमेंट एंड रिटेल स्टेशन, ठीक है। और एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है, इंडिया में 3000 प्लस उनके एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। तो कैसा 1987 में स्टार्ट हुई थी, जॉइंट वेंचर था ये टाटा ग्रुप और हनीवेल ग्लोबल का। फिर 2004 में हनीवेल ने टाटा स्टे अपना पूरा स्टेक ले लिया और फुल्ली अपना ओन किया उसको, ठीक है। तो हनीवेल इंटरनेशनल जो है वो है इनका यूएस ग्रुप जो लिस्टेड कंपनी है नैस्डैक पे, ठीक है। उसकी सब्सिडरी है हनीवेल मॉरिशियस और उसका स्टेक है यहाँ पे, ठीक है। ये सब थोड़ा सा टैक्स के चक्कर में वो मॉरिशियस की अंडर हम आते हैं, ठीक है। तो HAIL हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, HAIL की तरह वो यूज होता है। और हनीवेल इंटरनेशनल जो है वो HON, अगर आपको कहीं दिखे तो हनीवेल उसका जो नैस्डैक का सिंबल है HON है, तो इसलिए वहां पर आपको कहीं दिख सकता है। तो हनीवेल इंटरनेशनल, तो पहले जो हम बात करते हैं यूएस की जो उसकी डिवीजन है, तो जैसे मैंने बताया रेवेन्यू 32.64, ये 2020 दिसंबर तक का है, कैलेंडर ईयर का, $1 बिलियन का है। ऑपरेटिंग इनकम अच्छी खासी नेट इनकम है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कंपनी देती है। और अगर स्टॉक प्राइस भी देखेंगे, 5 ईयर्स का चार्ट है, मैंने जो याहू फाइनेंस से उठाया है, तो एक क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ओवरऑल एक पॉजिटिव की तरफ है, मतलब पीपल आर एक्साइटेड, ठीक है, और ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। दैट्स व्हाई द स्टॉक इज आल्सो ग्रोइंग डिसेंटली वेल। अगर हम यहाँ देखें तो ऑलमोस्ट $125 से लेके स्टॉक जो है वो $225 आया है लास्ट 4-5 साल में। मतलब ठीक है, यूएस के थॉट प्रोसेस के हिसाब से एक डिसेंट ग्रोथ है कंपनी में, राइट। तो एक ग्रोइंग पेरेंट है, सो दैट इज अ गुड थिंग, राइट। और अगर ग्लोबल वर्कफोर्स देखें तो 1,10,000 से ज्यादा वर्कर्स हैं, 44,000 उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स में एम्प्लॉयड है और फॉर्च्यून 100 कंपनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि टॉप 100 वर्ल्ड की कंपनीज में से है, राइट। सो काफी बड़ा स्पेस है, एरिया ऑफ बिजनेस अगर हम देखें एरोस्पेस, बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, और ये परफॉर्मेंस मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी और सेफ्टी एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इन दोनों में मेजरली इंडिया में ये ज्यादा प्रेजेंट है, इसमें इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, लास्ट में ग्रोथ, ऑफ कोर्स अभी ये कोविड ईयर था तो लास्ट 1 ईयर और ये सब बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। लास्ट 3-4 साल से ग्रोथ कुछ खास नहीं दिख रही है कंपनी की, बट कोविड की वजह से इम्पैक्ट डेफिनेटली, स्पेशली दिस टाइप ऑफ कंपनी, कैपिटल गुड्स वगैरह की कंपनी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा डिले हुए हैं काफी लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसकी वजह से आई वुड से कि आई विल गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट हियर ऑन दिस।
तो अगर हम मार्केट लीडरशिप देखें जो इनकी इंटरनेशनल जो हमारा पेरेंट है इनकी, राइट, तो किस किस में नंबर वन है, मतलब होम कंफर्ट कंट्रोल्स की, आप कंफर्टेबल बिल्डिंग कंट्रोल्स की, ऑटोमेशन ऑफ बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल कंबशन, सेंसिंग, मतलब रिमोट सेंसिंग वगैरह जो होती है हमारी, मतलब ऑटोमेशन, सिक्योरिटी, फायर सिस्टम्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, गैस डिटेक्शन, ये सब अपने आप डिटेक्ट करे गैस को, ठीक है ना, प्रोसेस सॉल्यूशंस, बिल्डिंग सॉल्यूशंस, तो इन सब में इनके टॉप वन, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में है, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या ड्राइवर्स हैं इनके, वो भी यहाँ पर इन्होंने समझाए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा अब हम अपने कंपनीज जो है इंडिया स्पेसिफिक चीजों के ऊपर बात करने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब एक बहुत जो थोड़ा इरिटेंट है और थोड़ा सा एक रेड फ्लैग यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट, ठीक है, वो है कि हनीवेल जो है, जो ग्लोबल जो पेरेंट है, अब हनीवेल ऑटोमेशन तो लिस्टेड कंपनी है, लेकिन उनकी 3 और सब्सिडरीज हैं, हनीवेल ऑटोमेशन की नहीं, हनीवेल ग्लोबल की, मतलब हनीवेल यूएस की, जिसका नाम है हनीवेल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड सिस्टम, हनीवेल टर्बो, हनीवेल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, और एक हनीवेल इंटरनेशनल करके भी यहाँ पर एक डिवीजन है, ठीक है। तो ये सारी जो डिविजन्स हैं, आप समझिए कि ये इन जो ये काम करते हैं, वो आपकी जो लिस्टेड कंपनी है जिसका आप स्टॉक खरीद सकते हैं, ये जो 3 काम करते हैं, वो काम वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब इनका रेवेन्यू वहां रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दे आर नॉट द सब्सिडरी ऑफ हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, दे आर द सब्सिडरी ऑफ हनीवेल जो इंटरनेशनल है, जो मतलब हनीवेल ग्लोबल कंपनी जो है, ठीक है ना। तो ये 3 और कंपनी उन्होंने यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर की है, जो उनकी 100% सब्सिडरीज हैं, और उस पर काम होता है, और काफी पुरानी कंपनीज हैं, तो और ठीक ठाक बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा मोटा, मतलब इनके बारे में डिटेल्स कहीं पर भी नहीं है, बहुत मैंने सर्च करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन दे आर डूइंग सम वर्क और डिसेंट वर्क इन इंडिया, राइट। तो इनके जैसे वायरिंग डिवाइसेस हैं, केबल मैनेजमेंट, लाइटिंग एंड ये है, ठीक है। तो दे आर वर्ल्ड वाइड लीडर, लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमेटिक टर्बो चार्जर्स हैं, फिर हैवल बिजनेस टुवर्ड प्रोडक्ट सॉल्यूशन, न्यू प्रोडक्ट, तो ये सब चीजें आप ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर एक तरह से है, जो कि हनीवेल का यहाँ पर है। तो आप, ये पहला रेड फ्लैग है कि भाई हनीवेल को अगर यहाँ पर एक लिस्ट करा है कंपनी को, और वही उसी को सारा बिजनेस देना चाहिए, राइट। तो अब अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन होगी कि भाई वहां से कोई नई चीज आ रही है, मतलब हनीवेल ने कुछ नया पेटेंट किया, या फिर कोई नई प्रोसेस पे काम किया, नई ऑटोमेशन सॉल्यूशंस पे काम किया, तो किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, या अपने को हनीवेल ऑटोमेशन को मिलेगा। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन विच आए, ठीक है, डोंट लाइक इन एमएनसी कंपनी। और ये सब सिर्फ इसकी प्रॉब्लम नहीं है, काफी सारी एबीबी हमने देखा था, या एबट देख लो आप, तो काफी सारी कंपनीज, इवन बॉश, ये सब प्रॉब्लम्स हैं काफी सारी हमारी जो एमएनसी कंपनीज हैं, जो इस टाइप से काम करते हैं। उससे लगता है सीरियसनेस नहीं लगता, राइट, कि सीरियस, आप ना सीरियस नहीं है इंडिया बिजनेस को लेके, ऐसा लगता है उसको देख के कि भाई आपने जो लिस्ट की है कंपनी, उसको बढ़ाने के लिए सीरियस नहीं है, आपने एक सब्सिडरी भी खोल ली और आप मतलब वहां से काम कर रहे हैं, एंड दैट वर्क्स, इट फील्स लाइक, और ये चीज काफी पुराने चल रहा है, ऐसा नहीं है कि दे हैव नॉट मतलब कुछ चेंज भी नहीं किया। तो अब हम, चलो, अब ये पहला रेड फ्लैग दिखाया, और भी रेड फ्लैग जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो अब कंपनी का ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा लिस्टेड एंटिटी है हनीवेल ऑटोमेशन, वो क्या क्या करते हैं। तो वो 6 मेजरली बिजनेस यूनिट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा, ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू एक्सपेक्टेड, ये वो बताते नहीं है कि किस डिवीजन से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ पब्लिक इंफॉर्मेशन। ये कई इंटरव्यूज वगैरह से और कुछ कुछ एनालिस्ट रिपोर्ट्स वगैरह से मैंने थोड़ा फिगर आउट किया है कि शायद अराउंड 50% रेवेन्यू इनका हनीवेल प्रोसेस सॉल्यूशन जो इनका डिवीजन है, ठीक है, जो प्रोसेस ऑटोमेशन, प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस सेफ्टी, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जो प्रोसेस जो होता है एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको ऑटोमेशन, ठीक है ना। तो ऑयल एंड गैस, पल्प एंड पेपर, इंडस्ट्रियल पावर जनरेशन, इन सब डिविजन्स में ये प्रोसेस ऑटोमेट करते हैं, ठीक है ना। तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी शटडाउन, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का ये सब काम यहाँ पर करते हैं, राइट। और इनके ग्रोथ एरियाज, ये काफी ज्यादा स्पेशलिटी और फार्मास्यूटिकल स्पेस में जाना की कोशिश कर रहे हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी स्पेस में भी यहाँ पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में भी उनका ऑटोमेशन, उनका प्रोसेस ऑटोमेशन पे ये फोकस चल रहा है इनका, ठीक है। और ये जो है कंपटीशन, ये इनका ऑफ कोर्स उसके साथ भी है, एबीबी करता है, सीमेंस भी ये स्पेस में थोड़ा बहुत कहीं कहीं ओवरलैप्स हैं, तो कुछ कुछ इंडस्ट्री में, तो वहां से इनके साथ ये कॉम्पीट भी करते हैं, जो लिस्टेड कंपनीज की बता रहा हूं मैं, और भी ऑब्वियसली बहुत सारी एमएनसी कंपनीज हैं जो इस टाइप का काम करती हैं। तो इनका ये सबसे बड़ा रेवेन्यू है इंडिया में, 50% ऑलमोस्ट रेवेन्यू आता है। फिर इनका है बिल्डिंग सॉल्यूशन डिवीजन और एक बिल्डिंग मैनेजमेंट डिवीजन। इससे
मतलब जो अप्रोक्सीमेट मुझे पता चला कि 1/3, ठीक है, जो टोटल रेवेन्यू है वो बिल्डिंग सॉल्यूशंस और बिल्डिंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस से आता है। तो अब ये मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में एक तरह से हो गया है कि फायर एंड डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम्स देते हैं, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स देते हैं, वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो ये जो बिल्डिंग मैनेजमेंट और ऑफिस मैनेजमेंट में जो ये चीजें लगती हैं, ठीक है, तो ये इनके बिल्डिंग सूट्स हैं, ये जो अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं, राइट। और उसके बाद ये ऑब्वियसली इंडस्ट्री में फार्मा, हेल्थ केयर, एनर्जी, सब अलग अलग, मतलब जो भी जिनके भी अपने ऑफिस हैं उस सब में ये काम करता है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर एनालिटिक्स और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, कनेक्टेड बिल्डिंग, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और तो ये चीजें इनको आगे एरिया लग रहा है कि जहां पर ये ग्रो कर सकते हैं इस डिवीजन में। सिमिलरली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हैं इनके, तो हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम का पूरा ऑटोमेशन, ठीक है ना, हेल्दी बिल्डिंग्स का थॉट प्रोसेस के हिसाब से तो वो सिमिलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एयरपोर्ट, स्टेडियम्स, मेट्रो स्टेशन, ठीक है ना, और इंडस्ट्रियल हॉस्पिटल बिल्डिंग्स वगैरह में दे मैनेज द बिल्डिंग का वो पूरा ऑटोमेशन करके, और कहाँ पे क्या चक्कर चल रहा है, हीटिंग हो रही है प्रॉपरली, कूलिंग नहीं हो रही है या नहीं हो रही, तो इन सब चीजों का भी ये फोकस करते हैं, टेम्परेचर सही से कंट्रोल है या नहीं है, राइट। तो वो सारी चीजें यहाँ पर कर रहे हैं। और कनेक्टेड बिल्डिंग्स का थॉट प्रोसेस दे आर वर्किंग ऑन कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड। उसके बारे में भी बात करेंगे। आईओटी, राइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये हमने काफी टाटा कम्युनिकेशन के एनालिसिस में भी बात की थी इस बारे में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब सारी जो चीजें हैं, सारे जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, राइट, तो वो सबको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए और फिर यू कैन ट्रैक की व्हाट इज हैपनिंग, राइट। तो वो कनेक्टेड बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट पे दे आर वर्किंग। फिर इनकी सेंसिंग टेक्नोलॉजीज हैं, राइट, तो एयर फ्लो सेंसर्स, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर्स, ऑक्सीपल सेंसर्स एंड प्रेशर स्विचेस, ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं इसमें, तो जो अलग अलग एरियाज में बहुत यूज होते हैं, राइट। तो वहां पर भी दे हैव ए बिजनेस यूनिट। फिर दे हैव ए ग्लोबल सर्विसेज यूनिट, ठीक है। तो ग्लोबल अब इनके जो डिविजन्स हैं, या लाइक यूएस और यूरोप वगैरह के डिविजन, तो वहां के भी उसको भी सर्विस देते हैं ये, राइट। तो प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो जो आई वुड से ये जो डिवीजन है ये थोड़ा कॉम्पीट करता होगा शायद लाइक्स ऑफ टाटा एलेक्सी या फिर एल टेक या फिर HCL टेक, राइट। ये इस टाइप के ये सब काम जो है, लीन थिंकिंग, डेवऑप्स, ऑटोमेशन, तो आप ये ज्यादा जैसे स्लाइड देखेंगे ना, तो अगर आप HCL की वेबसाइट पे भी जाएंगे या L&T टेक की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये काफी ज्यादा सिमिलर आपको वहां पर चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो सिस्टम डिजाइन वगैरह, तो ये सब थोड़ा सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है विच दे डू फॉर देयर ग्लोबल डिविजन्स, राइट। एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, फिर क्वालिटी एंड इम्प्रूव अंडर द हनीवेल ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेमवर्क, प्रोजेक्ट ऑटोमेशन सॉल्यूशंस एंड फील्ड प्रोडक्ट्स। तो फिर अगेन ग्लोबल जो है, उनको जो मैन्युफैक्चरिंग है उनका यहाँ पर बैठ के उनका ऑटोमेशन देखना, ठीक है, मतलब एक आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क ऑफ ऑटोमेशन बेसिकली टू टू इंडिया। तो ये दोनों जो वर्क है ये इंडिया में नहीं है, ये इनके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आई वुड से, ठीक है, वर्क है, ठीक है। अब इनका कनेक्टेड प्लांट, ठीक है, जो ये बोल रहा था ना, कनेक्टेड बिल्डिंग्स और कनेक्टेड प्लांट जो थॉट प्रोसेस है, IIoT पे फोकस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिजिटाइजेशन है पूरा अपना वैल्यू चेन का, राइट, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो अभी जो सारा डेटा आएगा उसको इनसाइट्स की कहाँ पे डाउन टाइम हो रहा है, क्या प्लांट फेलियर्स को प्रेडिक्ट करो, राइट, और सबको कनेक्ट करो, एक दूसरे से बात कर सकते हैं सारे प्लांट के लोग और आगे सप्लाई चेन के लोग, राइट। तो ये उस तरह का ये सारा इनका एक पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन का थॉट प्रोसेस है, राइट। तो उसमें दे आर वर्किंग ऑन दिस, ठीक है। तो कंपनीज लाइक केन एंड इंडियन ऑयल एंड गैस प्लांट हैज शोन दैट through automation and digitization they were able to keep their production of 1.6 lakh barrels of every day as against 1.8 lakh barrel with less than 1/3 of their workforce due to quarantine measures। तो आप देखो कि मतलब अगर ऑटोमेशन की वजह से 1/3 वर्कफोर्स के साथ भी उनकी प्रोडक्शन पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, केन के साथ इन्होंने जब ये काम किया तो पूरा कनेक्टेड प्लांट करेक्ट सेटअप किया। तो ऑफ कोर्स एंड दैट इज व्हाट एंड आई थिंक कोविड हैज इंक्रीज दिस डिमांड, राइट। अभी जो है ये सारी चीजें और भी ज्यादा इंक्रीज होगी, भी घर से बैठ के प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी चल सकता है क्या, राइट। तो वो थॉट प्रोसेस से ये काम कर रहे हैं। तो IIoT पे दे आर लेवरेजिंग अ लॉट, दे आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट, कनेक्टेड प्लांट्स, राइट। और तो इनका अभी आप समझ रहे हैं ना, इनका क्या थॉट प्रोसेस है कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट्स भी हैं, ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स, तो सेंसिंग प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें भी हैं, राइट। और हम सॉफ्टवेयर के साथ उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, सॉल्यूशंस को, ठीक है। और उसकी वजह से ये सारा चीजें आपस में आपको एक सीमलेस ऑटोमेशन हो पाएगा, राइट, प्रॉपरली।
हेल स्ट्रैटेजी टू क्रिएट अ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल द विजिजन टू वन बेल्ट प्रोवाइड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये मतलब ऑफकोर्स की सॉल्यूशन बेस्ड क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस देना का तैयार कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज वगैरह पे। तो ये सारा चीजें इनका एसएमई पे भी फोकस चल रहा है कि भाई हम एक अपने जो ऑटोमेशन जो सॉल्यूशंस हैं उनको एज अ सर्विस दे सकते हैं क्या, कि मतलब प्लग एंड प्ले टाइप फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो इसके ऊपर भी मैंने इंटरव्यू सुन रहा था उनके सीईओ का, तो दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन इट कि अभी तो ये मेजरली बड़े प्लांट्स और बड़े मतलब जामनगर में इन्होंने काम किया है, रिलायंस की जो रिफाइनरी है, राइट। तो इस टाइप के बड़े बहुत बड़े जो प्लांट्स होते हैं कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस पे ही काम करते थे, लेकिन नाउ दे आर वर्किंग ऑन अ सॉल्यूशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एज वेल। तो इनके प्लांट लोकेशन क्या है, राइट, वो आप देख सकते हैं कि एचएल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस जो हैं वो यहाँ पर है, पूना में है एक, राइट। और फिर इनके HON जो दूसरी डिविजन हैं उसके यहाँ पर बाकी जगह पे भी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं। फिर सेल्स फुटप्रिंट एनिमल, तो सेल्स फुटप्रिंट इनके कहाँ कहाँ पे हैं, राइट। तो मतलब ऑब्वियसली एक रिसेंटली बिग कंपनी है, पुरानी कंपनी है, तो दे आर डूइंग वेल। ऑर्डर अब किस टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, अब ये बहुत पुराना डेटा है, क्योंकि अब ये डेटा अब ये नहीं देते, पहले ये देते थे 2012-13 तक ना, काफी ट्रांसपेरेंट है, काफी सारी चीजें इन्फॉर्मेशन देते थे अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में, प्रेजेंटेशंस में, अभी नहीं देते हैं ये सब चीजें। तो इसलिए मैंने बस आपको बताने के लिए कि समझने के लिए किस टाइप के इनके क्लाइंट्स है, कहाँ ये क्या काम करते हैं, तो आपको थोड़ा समझ आएगा। तो हनीवेल जैसे प्रोसेस सोल्यूशन में आप देखेंगे तो देखो आप HPCL, IOCL, राइट, भेल, LNT, राइट। तो मतलब बड़ी बड़ी रेणुका शुगर, डालमिया शुगर्स, ONGC, राइट। तो इस टाइप का टाटा ऑटोमेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर टाटा केमिकल सोडा एश प्लांट, तो उसका पूरा ऑटोमेशन, राइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट। तो इस टाइप की बड़ी जो प्लांट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का ऑटोमेशन प्रोसेस सॉल्यूशंस पे ये काम करते हैं। बिल्डिंग सॉल्यूशंस पे फिर नोकिया राष्ट्रपति भवन का बिल्डिंग सॉल्यूशंस का ऑटोमेशन किया इन्होंने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बिल्डिंग का, IBM वगैरह के, फिर रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, इंडियन ऑयल। तो आप समझ रहे मतलब क्लाइंट्स देख रहे हैं आप इनके, तो मतलब एक सब एलीट बिग क्लाइंट्स, राइट। तो पेमेंट वगैरह की तो दिक्कत नहीं होती होगी, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल, तो इन सब चीजों का यहाँ पर है। एनवायरमेंटल कंबस्शन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो फिर ये जो इनकी एक डिवीजन है उसके ऊपर क्या क्या है वो ज्यादा बड़ी नहीं है। फिर सेंसिंग जो हमने बात की थी, ठीक है ना, उसमें भी दे हैव पुट वेरियस सेंसर्स एंड दे हैव सोल्ड वेरियस सेंसर्स टू वेरियस पीपल, राइट। तो ये किस टाइप का उनका काम होता है, राइट। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि किस टाइप का वर्क दे डू। अभी अगर हम रेवेन्यू देखें बाय कैसे उनका चेंज हो रहा है, ऑफ कोर्स मार्च 2021 में थोड़ा रेवेन्यू कम हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड एज कंपेयर टू मार्च 2020, ठीक है। उसमें से प्रोडक्ट्स जो इन्होंने बेचे, राइट, वो 55.7% उससे आया। फिर सेल ऑफ सर्विस जो इन्होंने सर्विस दी उससे 31% आया, और ट्रेडेड प्रोडक्ट्स मतलब दूसरों के प्रोडक्ट्स लगाए और उस पर उनका कमीशन वगैरह जो आता है, राइट, तो उससे इतना रेवेन्यू आया। फिक्स प्राइस का जो 75% जो है वो प्रोजेक्ट फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब कि पहले से डिसाइड होता है कि भैया ये पूरा प्रोजेक्ट करेंगे इतना पैसा मिलेगा, राइट। एक टाइम एंड मटेरियल मतलब आपको लोग देने हैं, वो अपने आप काम करेंगे, बस आप उनको अपनी कैपेबिलिटी स्किल्स दो, राइट। प्रोजेक्ट का कोई वैल्यू या टाइमलाइन डिसाइड नहीं होता, वो कहेंगे कि आप 4 इंजीनियर मुझे दे दिए ऑटोमेशन के लिए, वो अपने आप काम कर लेंगे, और मेरे को 6 महीने के लिए रखने, 8 महीने के लिए, तो टाइम एंड मटेरियल बोलते हैं उसको। तो 25% के आसपास रेवेन्यू जो है वो टाइम एंड मटेरियल टाइप के प्रोजेक्ट में आ रहा है, मतलब स्किल्स दे रहे हैं, अपनी स्किल सेट दे रहे हैं। बाकी क्या कहते हैं, कोई फिक्स प्रोजेक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली सर्विस वगैरह का जो काम होगा वो ज्यादातर टाइम एंड मटेरियल में होगा। फिक्स प्राइस के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो मोस्टली फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट होंगे, राइट। तो अच्छा खासा फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट का इनका है, विच इज डिसेंटली गुड, ठीक है। ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि जो रीसेंट रैली का भी और जो लोग काफी बुलिश हैं, ठीक है, काफी सारे जो एनालिस्ट हैं इस कंपनी के लिए, वो है इनका एक्सपोर्ट। तो क्या है ना, ये जो अपना हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड है, HAIL, इसका जो हनीवेल के पेरेंट और उनके ग्रुप एंटिटीज के लिए एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया है। तो 600 करोड़ रुपीज से FY16 में, राइट, वो अभी 1100 करोड़ रुपीज का एक्सपोर्ट हो गया है, तो विच इज ऑलमोस्ट मतलब प्रेटी गुड अमाउंट, ठीक है। और अच्छा खासा उसका ग्रोथ है, राइट। और ये सिर्फ अपनी ग्रुप एंटिटीज में, इसके अलावा भी एक्सपोर्ट बढ़ा है, ठीक है। तो एक्चुअल में एक्सपोर्ट का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो मतलब इंक्रीज है, वो 20% प्लस है, राइट। और तो उससे क्या हो रहा है ना कि लोग काफी एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि स्पेशली विद चाइना एंड मेनी पीपल थिंकिंग, मेनी कंपनीज थिंकिंग कि भाई हमें मैन्युफैक्चरिंग चाइना से मूव करके थोड़ा एक डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो एक इंडिया काफी अच्छा ऑप्शन इट सीम्स दे रहा है, नॉट जस्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग परस्पेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम द स्किल सेट परस्पेक्टिव, बिकॉज मोर एंड मोर सॉफ्टवेयर वर्क इज गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस ऑटोमेशन प्रोसेस।
तो यहाँ पर वो आईटी के जो लोग हैं वो काफी अच्छे इंडिया में अवेलेबल हैं, तो वो सारा काम भी यहाँ से हो रहा है इनका। तो एक्सपोर्ट वर्क जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इंडिया ज्योग्राफी देखें, 2005 में 81% रेवेन्यू इनका इंडिया से आता था और 19% एक्सपोर्ट से आता था, अब वो 46% हो गया है। और ये कंसिस्टेंटली काफी फास्ट ग्रो कर रहा है लास्ट 4-5 साल में। जैसे मैंने बोला 20% प्लस ग्रोथ है इसकी। ठीक है, तो ये जो है ना, इसके लिए काफी लोग एक्सपेक्टेड है कि स्पेशली विद कोविड एंड चाइना का, सो जो भी यूएस चाइना का मतलब एक ठनाठनी सी हुई, उसकी चक्कर में मेनी पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ की ये काफी बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर हनीवेल के लिए बन सकता है। और वो सारा होपफुली वो बिजनेस जो है हनीवेल ऑटोमेशन के अंडर ही आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो एक और दो उनके डिविजन हैं उसके अंडर आए, बट दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, फिर इमर्जिंग मार्केट पे भी ये फोकस कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह के भी प्रोजेक्ट्स इनके पास आ रहे हैं तो वो कर रहे हैं, राइट। तो एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखो, इंक्रीज 24% ईयर ऑन ईयर डिस्पाइट पेंडेमिक, एक्सपोर्ट 24% बढ़ा है, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ, रेवेन्यू चर्नर है। और वो बहुत बड़ा जो इनका मतलब इस मोट जो है, या जो सबको लग रहा है कि यहां से ग्रोथ आएगा, वो एक्सपोर्ट से ही लग रहा है। और स्पेशली विद चाइना, एज आई सेड, कि वो एक ट्रिगर लग रहा है कि यार शायद इंडिया जो है काफी बड़ी इनके लिए लोकेशन बन जाए फ्रॉम द आउटसोर्सिंग एंड द वर्क विच इवन द ग्लोबल एंटिटीज आर डूइंग। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम पीयर कंपैरिजन करें इनका, तो ऑयल एंड गैस में दे आर लीडर, कॉम्पिटिटर इनका हमारा योगो गाफा है। और फिर पावर प्लांट एंड ट्रांसमिशन में, ठीक है, दे आर ओके, सीमेंस इज अ लीडर। ठीक है, और कौन कौन से प्लेयर हैं, एचएएल, एमर्सन के साथ करते हैं ये सब, सीमेंस वो सब सीरो के साथ करते हैं। स्पेशली ऑयल एंड गैस में दे आर वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड, राइट। और बाकी भी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा एंड ट्रांसपोर्टेशन में दे डू अ लॉट ऑफ वर्क। एबीबी के साथ अगर मैंने कंपैरिजन किया इनका, ठीक है, तो एबीबी इज मोर एंड मोर इनटू auto. They are more into auto and less into the oil and gas and all, though they compete at certain level. ठीक है, they are also a automation company. ठीक है, but they are also a lot of robotics और electrification वगैरह में भी they work a lot. ठीक है, तो अभी इनका तो जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ फ्लो मीटर सॉल्यूशंस फॉर क्लीन ड्रिंकिंग, और उनका आपको पता है इसका मतलब इनके तो काफी सारे एबीबी वगैरह के स्विचेस वगैरह भी काम करते हैं ये, जो हनीवेल शायद इतना सब नहीं करता है। ठीक है, ओला पे दे आर वर्किंग अ लॉट फॉर ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, दे आर वर्किंग विद लॉटन, पार्टनर विद ऑडी फॉर सेटिंग अप चार्जिंग सॉल्यूशन। तो इनका थोड़ा काम डिफरेंट है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू यू, राइट। अगर हम सेगमेंट एनालिसिस ये देते हैं, सेगमेंट एनालिसिस ये इस टाइप का हमारे पास हनीवेल का नहीं है, इस टाइप का स्लाइड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन से, मोशन से, रोबोटिक्स से और प्रोसेस ऑटोमेशन से, ये इसकी हमने डिटेल एनालिसिस भी किया हुआ है एबीबी का। तो वो प्रोसेस ऑटोमेशन जो है वो एक मेजर कंपटीशन यहाँ से आता है, जो कि 21% के आसपास का रेवेन्यू है, राइट, एबीबी का। तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा कॉम्पीट करते हैं, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं 4% आरए में भी, विच इज नॉट मच। तो 25% बिजनेस जो है वो कॉम्पीट होता है, और शायद बाकी बिजनेस मेरे को लगता है एबीबी का अलग है एज कंपेयर टू हनीवेल। सीमेंस आई थिंक हैज मोर overlap, right, with respect to Honeywell, right? So but they also do a lot of products as well. So transformers, steam turbines, low switch gears, ये सब चीजें भी करते हैं वो, right? And they are also working a lot on the software side and the service side of the business, right? और तो अगर देखें रेवेन्यू, तो प्रोडक्ट से 51%, प्रोजेक्ट से 32% और सर्विस से 17% आता है। डोमेस्टिक 78%, इनका भी एक्सपोर्ट अच्छा है 22%, और एक्सपोर्ट्स सबका अच्छा हो रहा है एक्चुअली। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक ट्रेंड हो रहा है कि जो इंडियन में एमएनसीज हैं, स्पेशली कैपिटल गुड्स, तो उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है। और यही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मार्केट को, ये जो ट्रेंड है, राइट। 75% मार्केट्स प्राइवेट सेक्टर से और गवर्नमेंट सेक्टर से, 25% और सीमेंस। अगेन ये भी एक काफी अच्छे से अपना रेवेन्यू मिक्स का एनालिसिस देते हैं। तो एनर्जी से जो कि कंपटीशन है ऑयल एंड गैस के साथ, तो 35% इनका रेवेन्यू आता है, राइट। 31% इनका स्मार्ट इंफ्रा से, फिर मोबिलिटी, फिर डिजिटल इंडस्ट्रीज और ये सब पोर्टफोलियो। तो ये मतलब एज आई सेड कि दे आर मोर बेटर कंपटीशन, आई वुड से, विद रिस्पेक्ट टू हनीवेल। तो अगर हम देखें तो नाउ दे आर कॉम्पीटिंग विद सॉफ्टवेयर कंपनीज एज वेल। एक्चुअली एक मैं इंटरव्यू में देख रहा था, दे सेड, दिस इज द स्टेटमेंट दे सेड कि 50% ऑफ हनीवेल ऑटोमेशन एम्प्लॉइज आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नाउ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन सॉफ्टवेयर। मतलब वो कह रहे हैं प्रोडक्ट लेके आओ, सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाएंगे और आपको ऑटोमेशन कर देंगे, राइट। अब आप समझ रहे हैं कि जब सॉफ्टवेयर की बात आती है, तो फिर हमारी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, ये सब कंपनीज भी उस स्पेस में आ जाती हैं, और उनके साथ भी एक तरह से कंपटीशन, ठीक है, हो जाता है। तो वो भी एक कॉम्पिटिटर हैं एक सर्टन लेवल पे। बट यस, मतलब हनीवेल जो है, उनके सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और उनका जो एक
फोकस है बहुत डिफरेंट है, राइट, बट आई एम श्योर कि दे आर कॉम्पिटिंग विद देम एट सर्टेन लेवल एज वेल, राइट। और एबीबी, बॉश, स्नाइडर इलेक्ट्रिक एंड सीमेंस सीम टू प्रोसेस द कंप्लीट ऑफरिंग्स। तो ये ऑब्वियसली क्योंकि ये प्रोडक्ट भी देते हैं और सॉफ्टवेयर सर्विस भी देते हैं, तो इसलिए थोड़ा कंप्लीट हो जाता है। और बाकी जो हमारी जो कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर दे रही हैं, आपको प्रोडक्ट इनको बाहर से आउटसोर्स करने पड़ते हैं या फिर हनीवेल जैसे कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ता है। तो समरी अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो यस, पेरेंटेज इज स्ट्रॉन्ग, आई थिंक, ठीक है, वेल डूइंग वेल, स्टॉक इज ग्रोइंग वेल, ठीक है, और अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है, टॉप 100 में है। हेल्दी एक्सपोर्ट रेवेन्यू, बिग मोट है, जैसे मैंने बताया आपको। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ यूज ऑडिट सर्विसेज, गुड ब्रांड वैल्यू। हनीवेल की ब्रांड वैल्यू इंजीनियरिंग में, आई हैव डन माय इंजीनियरिंग, बट बहुत बड़ी है, ठीक है। और प्रेजेंस इन हाई ग्रोथ एरियाज में अच्छा प्रेजेंस है, जैसे अगर हम देखें प्रोसेस ऑटोमेशन, सेंसिंग, बिल्डिंग सॉल्यूशंस पे, तो काफी एक अच्छा इंटरेस्टिंग एरिया लगता है, स्पेशली आफ्टर कोविड, मुझे लगता है बहुत फास्ट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अभी पेरेंट एमएनसी का ये है कि भाई सेकंड फ्लैग है कि भाई पेरेंट के हिसाब से ही चलना है। तो अगर उनको कुछ अलग करना है और उनको कुछ अलग अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो दे कैन नॉट डू दैट। कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन साइक्लिकल सेक्टर्स लाइक कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, थोड़ा वो साइक्लिकल है। जीडीपी पे मतलब साइक्लिकल की जगह जीडीपी पे बहुत ज्यादा उनका डिपेंडेंस है ग्रोथ का, राइट। तो जीडीपी अगर ग्रो करती है तो दे विल डू वेल। लो ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर बिजनेस इज इन देयर एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है ज्यादा कि भाई कौन से बिजनेस, ऐसे बताया कि डिवीजन से कितना पैसा आ रहा है, दूसरी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं, उनके साथ क्या है, बहुत कम इंफॉर्मेशन है। लॉट ऑफ रिलेटेड पार्टीज इन इंडिया विच डू नॉट डू हैव सिमिलर बिजनेसेस, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव और रेड फ्लैग्स हैं इनके बिजनेस में। तो ओवरऑल आई थिंक कंपनी इज वेरी गुड, ठीक है। काफी एक बड़ा प्लेयर है और एक्सपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग है, और इवन द स्पेस विच दे आर इन आई थिंक इज डूइंग प्रेटी वेल। अब हम करते हैं इंडस्ट्री के बारे में बात। वैसे तो हमने थोड़ा बहुत जब कंपनी के कर रहे थे तो कुछ कुछ चीजें हमने देख ली हैं, बट एक ओवरव्यू फटाफट इंडस्ट्री का देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती हैं जब हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के बारे में बात करें। तो ऑफकोर्स जो जो मेन चीजें हैं, राइट, कि एक तो इंडस्ट्री 4.0 2013 में जर्मनी में ये पॉइंट बेसिकली आया था कि भाई नेक्स्ट जो है वो ऑटोमेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो आएगा, तो उसको इंडस्ट्री 4.0 कहा गया था। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आईआईओटी, जैसे इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। तो ये तीन मेन ट्रेंड्स हैं और जो मेरे को लगता है कोविड ने और उसको एनहांस कर दिया है, राइट, और उसकी रिक्वायरमेंट को और समझने की कोशिश बताई गई है, राइट। तो ये चीज जो है दैट इज व्हाट इट इज ड्राइविंग, राइट। और हनीवेल ऑटोमेशन जो है वो इसमें काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है। तो इंडस्ट्री 4.8 है क्या, 4.0 सॉरी है क्या। तो वन जो है वो मैकेनाइजेशन, स्टीम पावर, वीविंग लूम था, फिर मास प्रोडक्शन हुई, असेंबली लाइन हुई, फिर ऑटोमेशन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉन, अब साइबर फिजिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और नेटवर्क्स वगैरह के साथ जो है वो चीजें हम कर रहे हैं। ऑटोनोमस प्रोजेक्ट, रोबोट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट, बिग डेटा, सिमुलेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, ये सब चीजें जो है 4.0 के अंडर है। तो ऑटोमेशन का प्लस, इट्स नॉट जस्ट ऑटोमेशन, इट्स लॉट मोर, राइट। उसके ऊपर एनालिसिस भी, उसके ऊपर बिग डेटा एनालिसिस, सब चीजों भी, राइट, सिमुलेशंस भी, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर आ गई हैं, राइट। तो अब कैसे वो चीजें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है, राइट, फर्स्ट लेवल, फिर कंट्रोल लेवल पे होता है, फिर प्रोडक्शन लेवल पे होता है, फिर इंफॉर्मेशन लेवल पे जो है वो अपने आप होता है। अब आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी मशीन कब खराब होने वाली है, राइट। तो लॉट ऑफ पीपल यूज दिस नाउ डेज कि कौन सा क्या खराब होने वाला है, तो पहले से ही पता चल जाता है कि ये खराब होने वाला है, राइट। फिर ऑटोमेशन बाय कंपोनेंट, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो ऑब्वियसली ऑटोमेशन करता ही है। तो हार्डवेयर में सेंसर्स हैं या पीएलसीज हैं या सर्वोज हैं, लेजम, तो ये सब चीजें, रोबोट्स वगैरह जो हैं, ये सब चीजें हेल्प करती हैं हमारे ऑटोमेशन में, राइट। तो वो बेसिकली मशीन को कनेक्ट करती है अपना सॉफ्टवेयर के साथ और इंटरनेट के साथ। तो डिजिटाइज करने के ये सब सिस्टम्स हैं, ये हार्डवेयर हैं जो डिजिटाइज कर देते हैं एक मशीन को, की डेटा को। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है एक्चुअली। तो एक दो टाइप के ऑटोमेशन होते हैं, जो डिस्क्रीट ऑटोमेशन है और एक प्रोसेस ऑटोमेशन है। तो प्रोसेस ऑटोमेशन जो होता है ना, जो बैच की तरह सामान जो बनता है, राइट, कि भाई ऑयल एंड गैस है जैसे, तो मतलब स्टार्ट हुआ और एंड तक पूरा कंप्लीट उसका काम स्टार्ट होगा तो कंप्लीट होगा, राइट। से फिर पल्प है, पेपर है, या फिर कोई भी हमारा केमिकल्स हैं, तो वो एक बैच में बनते हैं और एक पूरा एक असेंबली लाइन टाइप का वो काम चलता है, राइट। तो वो होता है प्रोसेस ऑटोमेशन। तो उसमें वो पूरा प्रोसेस का ऑटोमेशन होता है। एक डिस्क्रीट ऑटोमेशन होता है जो कि ज्यादा एक यूज और स्कोप ज्यादा है, जिसका बेसिकली वो
प्रोडक्ट का ऑटोमेशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में होता है, जैसे मान लो आईफोन बनाना है, राइट, तो उसमें डिस्क्रीट ऑटोमेशन रहता है, तो उसमें वैसे वो असेंबली लाइन की तरह काम नहीं होता, उसमें कुछ प्रोसेसेस, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। अच्छा, प्रोसेस ऑटोमेशन में क्या है कि एक बार रॉ मटेरियल डाल दिया आपने, सब चीजें हो गई, तो बीच में अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, उसका प्रोसेसिंग चलता रहता है और वो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। डिस्क्रीट ऑटोमेशन में ऐसा नहीं होता। डिस्क्रीट ऑटोमेशन में क्या रहता है कि आपको बीच में बहुत सारे नई कोई कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट आया है नहीं आया, अगर सप्लायर से लेट हो गया तो वो रुक जाएगा, तो वो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस रहते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें चलती हैं और फिर वो लास्ट में असेंबलिंग होती है, राइट। तो ये होता है डिस्क्रीट ऑटोमेशन। तो इट्स नॉट, इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमन लेबर होता है, राइट, लेकिन दिस इज मोर स्कोप बिकॉज इट हैज, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो भी हमारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो सब डिस्क्रीट ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, और प्रोसेस ऑटोमेशन फिर भी पहले से चल रहा है, राइट। इट्स मोर apparent and more common process automation. Discrete automation जो है वो more recently it has started gaining a lot of attention. अच्छा, अब जो है ये जो हमारी कंपनी है, राइट, हनीवेल, वो मेजरली प्रोसेस ऑटोमेशन में ज्यादा है और डिस्क्रीट में एक्चुअली थोड़ा कम है, ठीक है, जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट, ठीक है ना। तो अभी जैसे डिस्क्रीट ऑटोमेशन का यहाँ पर मोर एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, तो मेन प्लेयर्स कौन कौन से हैं डिस्क्रीट ऑटोमेशन में, रॉकवेल है या सीमेंस है या मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक्स है, राइट। तो वो किस तरह से वो काम करते हैं, तो ये स्लाइड आपको बाद में आप देख भी सकते हैं। तो प्रोसेस ऑटोमेशन में कैसे सेंसर्स, एक्चुएटर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू का काम होता है और किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, और इसमें हनीवेल, एमर्शन, एंड्रेस और सीमेंस भी है, और ये सब कंपनीज इसमें मेजरली प्रेजेंट है। और इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, तो अभी ऑब्वियसली अलग अलग डिवाइसेस हैं, उनको कनेक्ट कर दिया क्लाउड के साथ, और अलग अलग आप थर्ड पार्टी एप्स हैं, और फिर उसको तुम मैनेज कर रहे हो, उसका डेटा को वो कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट इट इज, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। और ये 15% का कैगर इसका एक्सपेक्टेड है। हाँ, अब ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। वैसे तो हमने थोड़ी बहुत बात की थी, लेकिन यहाँ पर हमने और भी सारे कंपटीशन जो नॉन लिस्टेड हैं उसके साथ, तो सीमेंस, एबीबी और अपना हनीवेल जो मेन बड़े प्लेयर्स हैं, राइट, तो वो किस किस चीज में है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके, राइट। तो कहाँ पर हाई वोल्टेज स्विच गियर्स हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, इनके रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम्स है, राइट। एबीबी के भी स्विच गियर्स होते हैं, फिर इनके मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स हैं, हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स, ड्राइव्स हैं, राइट। और फिर हनीवेल ऑटोमेशन, फिर इनके कंट्रोल मॉनिटरिंग है, सेफ्टी सिस्टम्स हैं, एनर्जी एमिशन सिस्टम है, गैस मेजरमेंट एंड रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, इंस्ट्रूमेंट। तो इस टाइप से ये काम करते हैं, और क्या किस किस एरिया में मेजरली दे आर प्रेजेंट, तो आपको एक अच्छा खासा एक अंडरस्टैंडिंग होगा, स्पेशली अगर आप इंजीनियर हैं, तो आप जो है इस स्लाइड को काफी अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन किस जगह पे है। बट यस, देयर इज लॉट ऑफ ओवरलैप, ठीक है, ये सब टर्म्स में अगर आप इंजीनियर नहीं, आपको नहीं समझता है, तो देयर इज लॉट ऑफ ओवरलैप्स बिटवीन ऑल दीज कंपनीज, ठीक है। दे हैव सम स्ट्रेंथ इन सर्टेन एरियाज, इन सर्टेन प्रोसेसेस, इन सर्टेन इंडस्ट्री, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा मेजरली नहीं है कि भाई मैं उसमें नहीं कर सकता, तो दे कैन इजिली डू एक दूसरे का काम एज वेल, राइट। अगर हम ग्लोबल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एड्रेसेबल मार्केट को देखें, तो ऑटोमेशन प्रोसेस जो है तो वो 7% है, डिस्क्रीट जो है इंडस्ट्रीज वो 15% पे है, इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर 11%, फिर मोबिलिटी, फिर स्मार्ट इंफ्रा, राइट, जो बिल्डिंग सॉल्यूशंस वगैरह हैं, राइट, तो वो 56% का मार्केट है ओवरऑल ऑटोमेशन का, राइट। तो काफी बड़ा एक मार्केट स्मार्ट इंफ्रा में है, जहां पर ये बिल्डिंग सॉल्यूशंस वगैरह में, जहां पर इनका मेजर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और मार्केट शेयर अगर हम देखें, तो जो मार्केट की बात करी हमने उसमें अदर्स, तो मतलब सीमेंस जो है, अगर हम हेल्थ उसका हटा दें, सीमेंस क्योंकि हेल्थ के प्रोडक्ट्स भी बनाता है, तो 11% का मार्केट शेयर है। हनीवेल अगर हम एरोस्पेस हटा दें तो 5% का है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक 7% और रॉकमेल ऑटोमेशन 2%। और यही अगर मार्केट शेयर एमएनसी कंपनी इंडिया में देखें, तो सीमेंस 15% है, हनीवेल 8% और स्नाइडर 2% है, ठीक है, अगर इसका गैस एंड पावर हटा दें तो इस तरह से ये इनका मार्केट शेयर आपको समझ सकते हैं कि किस तरह का ये ऑटोमेशन का काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखें, तो आई थिंक लॉट ऑफ केपेक्स जो है गवर्नमेंट बहुत स्पेंडिंग कर रही है, तो क्लियरली पता चल रहा है। स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें हनीवेल जैसी कंपनीज बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, सीमेंस जैसी कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, राइट। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राइट, बिल्डिंग, फिर ग्रोथ इन बिल्डिंग सेगमेंट, राइट, और टैक्स इंसेंटिव फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, ये सब में कंस्ट्रक्शन केपेक्स जो है 18 to 20% जो है वो गिरा है बिकॉज ऑफ कोविड, बट आगे जो है इसमें काफी एक इंक्रीज होने की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग में फिर पीएलआई स्कीम जो है वो, फिर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का फोकस बहुत ज्यादा है। और वही मैं जैसा कह रहा था आपको कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह अगर हम हनीवेल उसको देखे, राइट,
and want to diversify from China as a geography, that can be a big growth area from the Honeywell perspective. Obviously एक इंडियन geography जो उनका बिजनेस है वो तो बढ़ेगा ही, बट एक्सपोर्ट से जो ग्रोथ 3-4 साल में आ रहा है वो अगर और भी बढ़े तो काफी एक अच्छा वो चल रहा लग सकता है, राइट. Country is expected to strengthen its manufacturing sector, expect healthcare and pharmaceutical sectors जो है इनका फोकस एरिया है, वो उन्होंने लिखा भी था शुरू में ऑटोमेशन में, और इवन ग्लोबली भी, राइट. इन्होंने कंपनी भी शायद एक्वायर की है अभी 3-4 महीने पहले लाइफ साइंसेज सेक्टर में, ठीक है. तो ग्लोबली भी दे आर लुकिंग लॉट टूवर्ड्स जो है हेल्थ केयर एंड फार्मा ऑटोमेशन, उस सेक्टर में काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं. एनर्जी सेक्टर फिर अगेन जहां पर ये प्रेजेंट हैं, फिर जबकि प्रोडक्ट ये एक सेक्टर ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स उनको भी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, अपनी कॉस्ट कम करनी है, राइट. और रिन्यूएबल एनर्जी का जो फोकस बढ़ रहा है तो वो वाला एरिया ग्रो कर रहा है, बट ओवरऑल अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वो शायद इतना नहीं बढ़ रहा है, तो वहां से इनका शायद रेवेन्यू मे नॉट इंक्रीज टू मच, बट एक मीडियम टर्म में अच्छा रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी में दे कैन डू रियली वेल, राइट. तो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, राइट. तो फैक्ट्री ऑटोमेशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, राइट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिजिटाइजेशन, स्मार्ट सिटी वगैरह के जो हैं वो काफी, तो मतलब ये जो ओवरऑल ऑलमोस्ट, जब मैं सीईओ की भी इंटरव्यू सुन रहा था इनके, तो वो भी ये बोल रहे थे कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है जीडीपी से, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से, बिकॉज ऑन द सेगमेंट वी आर इन दैट इज ग्रोइंग मच फास्टर, ठीक है. एंड तो वो हमारा ओवरऑल और एक्सपोर्ट प्लस करके अगर हम देखें तो दे आर सेइंग कि हम जो है जीडीपी से इंडिया की ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं, विच इज अ बिग स्टेटमेंट. तो विच मीन्स ऑलमोस्ट 20% प्लस अगर हम 7-8% जीडीपी माने इंडिया की, तो राइट. तो ग्रोथ पोटेंशियल तो ऑटोमेशन सेक्टर में अच्छा खासा है, B2B है तो ऑफकोर्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं रहती है, लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है इसको काफी बड़ा पुश दे रहे हैं. और चाइना का जो ये इवेंट हुआ है, और अभी भी जो लास्ट में कुछ चाइना के अपनी कंपनीज के ऊपर काफी सारा जो एक अलग अलग रेगुलेशंस चल रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो एक हो सकता है कि वी मे गेट some business or lot of business from China to India, especially in manufacturing and automation sector. और of course हमारा सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी तो बहुत अच्छा है, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग भी करें तो ऑटो हनीवेल के लिए तो वो बहुत ही जबरदस्त एक अच्छा वो चीज हो सकती है, और वही उनका मेजर फोकस है, राइट. और ऑफ कोर्स साइक्लिकल इंडस्ट्री है, कुछ कुछ चीजें, फिर जीडीपी पे फोकस बहुत, मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और कोविड का इंपैक्ट रहा अच्छा खासा सेक्टर के ऊपर, राइट. और इट विल टेक टाइम, और इवन सप्लाई चेन्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे भी बहुत इंपैक्ट हुआ. इट विल टेक टाइम, बट बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो एक फ्लिप भी मिला है, मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गया है, राइट. बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज स्टार्टेड नाउ फोकसिंग ऑन दिस कि नहीं भाई हमें ऑटोमेशन करना है, हमें डिजिटाइजेशन करना है, राइट. तो मार्केट अपॉर्चुनिटी अगेन मुझे लगता है कि एक, मतलब आई डोंट नो कि ऐसा नहीं लगता कि मुझे कि 20-25% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, बट अगर हाँ सेगमेंट में अगर एक्सपोर्ट्स का तो मुश्किल है कहना, लेकिन अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो मुझे लगता है एक अच्छी खासी ग्रोथ रेट मार्केट है, ठीक है. आई वुड से मतलब 10-15% का एक ग्रोथ रेट वी शुड एक्सपेक्ट, मतलब डेफिनेटली मोर देन जीडीपी जो एरियाज हैं, ठीक है. और तो मार्केट वो जो है उससे ग्रो करेगी, लेकिन 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 वही है कि एमएनसीज का अपने प्रोसेसेस होते हैं, अपने उनके टर्म्स होते हैं, राइट. तो वो उसको कितना कैप्चर कर सकते हैं उस मार्केट को, वही एक गेम है, ठीक है. अगर हम देखें, अभी हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि डोमेस्टिक जो बिजनेस है उसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सपोर्ट से ही उनका जो है लास्ट 4-5 साल में जो ग्रोथ आया है वो मेजरली ज्यादातर एक्सपोर्ट से ही आया है. गवर्नेंस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ रेड फ्लैग्स भी देखेंगे हम, राइट. तो प्रोमोटर लगातार, विच इज वेरी वेरी गुड, कि लगातार 75% इनका है, तो मतलब कंपनी जो उनकी प्रोमोटर कंपनी है दे आर फुल्ली इन्वेस्टेड, दे आर नॉट सेलिंग देयर स्टेक, मैक्सिमम जो लिमिट है, राइट, दे आर वर्किंग विद दैट, ठीक है. तो फुल्ली इन्वेस्टेड है, अच्छा खासा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी 2% है, और मतलब ज्यादा, मतलब एक ठीक ठाक उनका भी है, तो एक इससे काफी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि अच्छा बिजनेस है, राइट. तो प्रमोटर ये हैं आदित्य बिरला, जो मतलब जो हमारे 2 फंड हाउसेज हैं उनका काफी अच्छा 5% स्टेक, इनका 2.5% स्टेक, और अच्छे फंड हाउसेज हैं दोनों, राइट. इनका बोर्ड प्रोफाइल कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है आशीष जी, 30 इयर्स एक्सपीरियंस है, राइट. ये चेयरमैन रहे हैं गणेश जी मासकॉम के, राइट. और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, राइट. और अगर मैंने एमडी जो सैलरीज वगैरह देखी तो विच इज नॉट वेरी हाई,
मतलब मेरे को लगता है कि बीइंग एमएनसी दैट सीम्स टू बी वेरी वेरी डिसेंट, राइट। और रिव्यूज वगैरह देखे एम्प्लॉयज के तो काफी ठीक ठाक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ऑटोमेशन टाइप की कंपनीज के हिसाब से आई थिंक इट वाज डिसेंटली गुड। दे रिसेंटली गॉट गोल्डन पीकॉक अवार्ड विच इज वेरी गुड, ठीक है, सीएसआर एक्टिविटीज वगैरह के हिसाब से, तो काफी बड़ा अवार्ड होता है ये। और हेल्थ इम्पैक्ट अवार्ड। फिर समरी में, हाँ, अब ये जो चीजें मैंने नहीं बताई है, जो अच्छी अच्छी चीजें बता दी आपको, ठीक है। तो बाकी तो सब चीजें देख लिया आपने, नो प्लेजिंग है, हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग है, मैनेजमेंट की सैलरी वगैरह भी सब ठीक है, तो सब ठीक है। लेकिन यार जब हम एनुअल रिपोर्ट देखी तो कुछ कुछ टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स हैं विच आई वुड इग्नोर। नो कॉन्फ्रेंस कॉल, दे डोंट डू कॉन्फ्रेंस कॉल ऑफ क्वार्टरली स्टेट, मतलब जो अर्निंग्स होती हैं उनकी करते ही नहीं है, तो विच आई थिंक थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि दे शुड डू, मतलब इन्वेस्टर्स हैं आपके, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बता के रखना चाहिए। लैक ऑफ सेगमेंटल रिपोर्टिंग, कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है, ये नहीं पता कौन से डिवीजन से कितना पैसा आ रहा है, कल क्या रहा है। आप उनकी प्रेजेंटेशंस देखोगे तो कोई भी खास एनुअल, मतलब जो उनकी क्वार्टरली प्रेजेंटेशंस हैं, दे हार्डली हैव एनी इन्फॉर्मेशन। मोस्टली उनकी सीएसआर एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं और कंपनी के बिजनेस के बारे में कम, राइट। और वेबसाइट भी अगर प्रॉपर नहीं है, जो पेरेंट की वेबसाइट है उसी वेबसाइट में छोटा सा एक पेज है, मतलब उसमें प्रॉपरली अगर उनकी एनुअल रिपोर्ट भी वेबसाइट से ढूंढनी है तो बहुत मुश्किल काम है, राइट। और कुछ भी इंफॉर्मेशन उनकी एनुअल रिपोर्ट भी देखोगे तो वेरी वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे गिव, राइट। एंड लॉट ऑफ रिलेटेड पार्टीज ट्रांजेक्शंस आर देयर। तो हम जो फाइनेंशियल्स में थोड़ा बात करेंगे तो वो सब चीजें, कुछ चीजें हैं जो रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है। और एक हमने फर्स्ट रेड फ्लैग वहां देखा ही था कि बहुत सारी रिलेटेड पार्टी कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये चीजें उसकी वजह से मुझे थोड़ा, मैंने गवर्नेंस में दिया, लेकिन वैसे एमएनसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एमएनसी है, वहां पर कुछ ऐसा इशू नहीं है, राइट। तो मतलब आप ये मत समझिए कि ये इसकी वजह से है कि भाई ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्टी इज नॉट ए प्रॉब्लम बट ट्रांसपेरेंसी इज अ प्रॉब्लम फॉर मी हेयर। तो आई थिंक मतलब इवन दो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, इवन दो यू गाइस हैव 75% शेयर होल्डिंग, स्टिल आई थिंक the minority shareholders also need to know about how the business is growing, what is happening, earning calls करो, समझाओ लोगों को बिजनेस के बारे में। तो मुझे लगता है कि दैट इज अ बेसिक थिंग विच दीज कंपनीज शुड डू, विच दे आर नॉट डूइंग, ठीक है। बाकी जब हम बाकी कंपनीज कर सकती हैं, अच्छा खासा सेगमेंटल रेवेन्यू दे सकती हैं, समझा सकती हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, तो वो आपको भी करना चाहिए और पता चलना चाहिए कहाँ से ग्रोथ आ रहा है, राइट। और एक्सपोर्ट्स में भी उन्होंने जो लिखा है वो लिखा हुआ है क्लियरली कि हम एक्सपोर्ट अपनी ग्रुप कंपनीज को करते हैं और वो कभी भी बंद कर सकते हैं, राइट। तो वी कैन नॉट बी श्योर कि ये एक्सपोर्ट आज हो रहा है कल नहीं हुए। तो मतलब आई एम श्योर कि ऑब्वियसली इतना ऐसा बंद नहीं होगा, बट मतलब इस टाइप की स्टेटमेंट्स दे जस्ट वांट टू वॉश ऑफ देयर हैंड्स। तो आपने लिखने में ठीक है लिख सकते हो, लेकिन जब आप अपनी मैनेजमेंट को बोलिए अर्निंग कॉल्स करो ताकि टेक क्वेश्चंस सो दैट पीपल आल्सो गेट कंफर्टेबल, ठीक है यार। एक बिजनेस जो है ये बढ़ रहा है, जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो एक कंसिस्टेंट है, फ्यूचर में भी बढ़ेगा। तो दे शुड गिव दोस एक थिंग्स टू इन्वेस्टर्स। मुझे लगता है कि विच दे आर नॉट, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन देम अ येलो रेटिंग ऑन द गवर्नेंस। और ये था हमारा पार्ट 1। आपको कुछ क्वेश्चन हैं अगर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कुछ, अगर आपने पहले काम किया हुआ है, आपके आपने इसके साथ कॉम्पीट किया हुआ है, आप ऐसा वेंडर की तरह काम करते हैं, तो प्लीज बताइए कि कैसी कंपनी है ओवरऑल हनीवेल, राइट। एंड वी विल बी ऑल्सो एंड ऑल ऑफ अस विल नो बेटर अबाउट इट। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। पार्ट 2 के साथ जल्दी आऊंगा। जय हिंद।